इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के आदि युग की है। मैंने करा दिया था, कल ये बता दिया था आपको, इतिहास के आदि युग की है और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पे विकसित हुई थी, जिनमें सप्त सिंधु कहा जाता है इसको। जैसे आपकी एक तो है आपकी सिंधु, सरस्वती, रावी, झेलम, चिनाब और व्यास। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी नगरीय सभ्यता थी जो सिंधु तथा सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे में विकसित हुई थी और इसका विस्तार 3 देशों में था। कितने देशों में था भैया? 3 देशों में था, जिनमें मुख्यतः आपके भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे। कौन कौन थे? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे। मैं छोटा सा एक मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये भारत के वर्तमान स्वरूप का चित्र है। आपको पता है सिंधु नदी है ना, यहां पर तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील ये कैलाश पर्वत पर स्थित है। यहां से जम्मू कश्मीर के दमचौक नामक स्थान से, कौन से स्थान से? दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान निकल जाती है और पाकिस्तान के अटक नामक स्थान पर पर्वतीय स्थलों को छोड़ के मैदानों में प्रवेश करती है। ये आपके यूपीएससी, आरपीएससी वगैरह एग्जाम में आता है। कौन सा स्थान है भैया? अटक। इसकी अन्य सहायक नदियां भी हैं जिन्हें पंच महानद के रूप में जाना जाता है, जिनमें रावी, सतलुज, झेलम, चिनाब और व्यास है। रावी, सतलुज, झेलम, चिनाब और व्यास है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है चिनाब। चिनाब में अन्य नदियां आके मिलती हैं, एक सतलुज मिलती है और एक व्यास मिलती है। फिर उसके बाद में इसमें रावी मिलती है, इधर से झेलम मिलती है। क्लियर है? ये सभी नदियां मिलकर के और सिंधु नदी में जाके मिलती हैं आपके मिठानकोट नामक स्थान पर। कौन सा स्थान है भैया? मिठानकोट। क्लियर है? अब सुनिए, एक छोटी सी आंतरिक प्रवाही नदी है जिसका नाम घग्गर है। ये कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से? कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यहां से निकलने के बाद में ये राजस्थान में आती है। हनुमानगढ़ जिले में बाड़मेर के पास एक टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कौन से? टिब्बी, जहां से सामान्य वर्षा की स्थिति में बाड़मेर दुर्ग के समीप विलुप्त हो जाती है, लेकिन सामान्य से अधिक वर्षा हो तो ये अनूपगढ़ गंगानगर तक पहुंच जाती है और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास, कहां बेटा? फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। इसके बाद में और भी नदियां हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण भारत की, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा या बृहद गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। ये जो गोदावरी है ना, उसकी एक सहायक नदी है प्रवरा। कौन सी है? प्रवरा। प्रवरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यहां से लेके जम्मू कश्मीर में एक स्थान है माणा, ये अखनूर जिले में है जम्मू कश्मीर के। कौन से में? अखनूर जिले में। अफगानिस्तान के 2 स्थान हैं, एक तो है सुरतगोई और दूसरा है मुंडीगोक। कौन सा?
सुरखोरी और मुंडीगो, ये 2 स्थान अफगानिस्तान के हैं। इसके बाद में अंदर बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन दक्षिण में सबसे ज्यादा वो स्थान है यहाँ पे प्रवरा नदी के किनारे पे, उसका नाम है दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद। ये आपके महाराष्ट्र में है। इधर यहाँ पे एक स्थान है हिंडन नदी के किनारे पे, और उस स्थान का नाम है आपका आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। ये आपको पता है मेरठ जिले में है, और नदी है यहाँ पे हिंडन, उसके तट पर स्थित है ये। क्लियर है? पाकिस्तान में एक स्थान है यहाँ पे सुदका गेंडोर। सुदका गेंडोर ये बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और यहाँ पे नदी का नाम है दास। क्या नाम है नदी का? दास। दास नदी है, उसके किनारे पर है ये। कहने का मतलब यहां से लेके इस पूरे एरिया में इसमें फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु क्या है, तो आप बता दीजिए हमारा जम्मू कश्मीर है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो आप बता देंगे इसमें उत्तरी का मतलब आपको पता है ये माना जम्मू कश्मीर है, लेकिन उत्तरतम बिंदु पूछ रहा है तो सुरखोरी और मुंडीगो को पूछ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है, और ऑप्शन में उसने मुंडीगो क्या सुरखोरी दे दिया है, तो कंफर्म मानिए आपको पूछ क्या रहा है, वो उन्हीं को पूछ रहा है। मारा दिया और वो भी दिया, तो आपको मारा नहीं बताना है, फिर तो आप कंफर्म मान लो, तो उसको पूछ रहा है, वो सुरखोरी को पूछ रहा है। क्लियर? दक्षिण बिंदु ये आपका है दायमाबाद। गुजरात में इसका एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है, तो आप बता देंगे एक ही बार में सुदका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान। लेकिन अगर ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पश्चिमी बिंदु है, तो यहाँ पे गुजरात में एक जगह पड़ती है भैया बगतराव। कौन सी है? बगतराव। ये गुजरात में है, और ध्यान रखना भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? बगतराव है। कौन सा है? बगतराव है। क्लियर भैया? मैं आगे नोट करा दूंगा इसको। आप सुनिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, और ये कंफर्म है ये बाद के लोगों के द्वारा निर्मित सभ्यता नहीं है। ये कुछ लोग थे जो बाहर से आए, एक घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे, इन्होंने आकर के इस सिविलाइजेशन को डेवलप किया यहाँ पे। तो उनमें कौन कौन से लोग प्रमुख थे, इसके लिए मैं छोटा सा कल आपको एक ट्रिक बताया था। और प्रभु से अल्प मांगो। क्या? प्रभु से अल्प मांगो। वैसे आजकल ऐसा कोई नहीं है कि प्रभु से अल्प मांगे, है क्या? बस अरे गवर्नमेंट ने बैंक बना दिए, बैंक का मतलब क्या होता है? स्टॉक रखो, बचत करो। दुनिया कोई बुद्धिजीवी है तो हर एक ये कहेगा भाई बचत होना चाहिए, कुछ स्टॉक तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग इस टाइप के थे। प्रसे तो था प्रोटो ऑस्ट्रेलियन बोल सकते हैं, या लिएड भी बोल सकते हैं इसको, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है? दूसरे थे भूसे, भूमध्य सागरीय, आसे या अल्प से, अल्पाइन भी बोला जाता है इनको भैया, अल्पाइन। अल्पेशियन भी बोला जाता है, अल्पेशियन। वैसे सही ऑथेंटिक शब्द है ना वो अल्पाइन ही है इसमें। क्लियर भैया? हाँ ठीक है। और मांगो से है मंगोलियन। कौन सा है? मंगोलियन। क्लियर है? ये 4 व्यक्ति थे, ये 4 प्रजाति के लोग थे, इन्होंने इस सभ्यता को डेवलप किया। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे भैया? भूमध्य सागरीय, द्रविड़। भूमध्य सागरीय। इनको दूसरे शब्दों में
द्रविड़ कहा जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? आगे चले, साफ करते हैं इसको। बिल्कुल। भगतराव को भगतराव है बेटा, भगतराव ये गुजरात का स्थल है यहाँ पे, ठीक है। और ये भारत का सबसे पश्चिम का बिंदु है। भारत का कैसा है? सबसे पश्चिम का है भाई। देखो वैसे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है तो आपको ये आ जाएगा कौन सा? सुत्रा के लोग, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन बात करें भारत में पश्चिमी बिंदु है तो कौन सा है? भगतराव। क्लियर है? भारत ऐड कर देगा उसमें। क्या? भारत लिखना। हाँ उसमें ऐड कर देना, भारत का पश्चिम बिंदु है। क्लियर है भैया? सिंधु घाटी सभ्यता थी, मैंने बताया आपको नगरीय सभ्यता थी। ये लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई थी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी शुरुआत में जब खोज हुई जब। लेकिन वर्तमान में कितनी है बताया? 20 लाख। लगभग 20 लाख। 3 देशों में बताई थी मैंने, कौन कौन से? भारत, पाक और अफगानिस्तान। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक स्थल है और सबसे कम कहां है? अफगानिस्तान में सबसे कम। और पाकिस्तान में कहेगा और सर्वाधिक। एक चीज बताना भूल गया मैं, इसका संकेंद्रण कहां है? पता है आपको? संकेंद्रण यानी कि सेंटर। जैसे मैंने बताया था आपको, तो यहां पे जो गग्गर बताई थी ना, गग्गर हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का संकेंद्रण बिंदु है ना, गग्गर नदी है। संकेंद्रण मतलब इसका जो सेंटर है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सेंटर है वो गग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र है। क्लियर है? अब सुनिए, एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए? भारत में। न्यूनतम है अफगानिस्तान में। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता इसके सर्वाधिक स्थल कहां? गुजरात में। कौन कौन से देश है उसमें? आपके जम्मू कश्मीर से लेके और महाराष्ट्र तक, दायनाबाद तक और इधर यूपी तक। क्लियर है? इसमें सर्वाधिक स्थल कहां पे है? गुजरात में भैया। ठीक है? तो यह बताना था, ये क्या थी सभ्यता का पूरे में? तो आरंभ को पहले है सिंधु सभ्यता, सर जॉन माओ, सिंधु सभ्यता, अफीम मुगल, हड़प्पा सभ्यता, सर माने। आप आए थे कल तो अभी तो बता दो। ठीक है? सुनिए, सिंधु सभ्यता के जो नाम है ना, उसका नामकरण कैसे हुआ? इसका नाम क्या रखा गया? क्यों रखा गया? भाई आप क्या जानते हो? एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सीधा सीधा। आप हमको समझना तो बेस चाहिए ना। नहीं तो सिंधु सभ्यता है ना, तो सिंधु को कहते हैं भाई सिंधु नदी बह रही थी। इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया किसने? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल कौन थे? ये महानिदेशक थे। किसके? सिंधु सभ्यता के। नहीं भाई साहब, मैं बताऊं आपको, सन 1861 ए कनिंघम ने भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। क्लियर भैया? कब की थी? 1861 में। क्लियर है? लेकिन इस भारतीय पुरातत्व विभाग को लॉर्ड कर्जन के समय इसका नाम बदल दिया और इसको कर दिया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग।
क्लियर है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया। और ये घटना है आपकी कब की? 1905 की। 1905 में एक घटना हुई थी, क्या? बंगाल विभाजन। अब सुनिए, इसको कर दिया और इसका थोड़ा सा काम है ना, उसको भी डिफाइन कर दिया कि इसका काम क्या है। इसका काम था पुरातत्विक स्थल, नगर, इमारत, किले वगैरह, इन सब का खोज और खोज के साथ संरक्षण। तब बेस्ट इंपॉर्टेंट था ये। खोज करना अच्छी होती है। इससे पहले का जो सिस्टम था इस डिपार्टमेंट का, उसका काम केवल और केवल खोज करना था। लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने चेंज कर दिया उस काम को। उस काम को क्या कर दिया? खोज तो करनी है, लेकिन उनको प्रोटेक्ट भी करना है, उनको संरक्षण भी करना है। जब संरक्षण करना शुरू हो गया इसका, तो इसके लिए इस डिपार्टमेंट के जो महानिदेशक बने और उनका नाम था सर जॉन मार्शल। मैंने बताया आपको। फिर इन्होंने 5 व्यक्तियों की टीम बनाई, 5 व्यक्तियों की। आरडी बनर्जी, ठीक है, आरडी बनर्जी थे, रायवासु दयाराम शाही, अर्नेस्ट मैके, माधव बस और व्हीलर। क्लियर? हाँ, हो गया ना, आरडी बनर्जी, रामदास बनर्जी, ठीक है। ये 5 व्यक्तियों की टीम बनाई। यहां तक मैंने इसका बता दिया था। नामकरण सिंधु सभ्यता का नाम दिया सर जॉन मार्शल ने, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें घाटी शब्द जोड़ दिया, कौन सा? घाटी। और ये नाम दिया किसने? रफीक मुगल। रफीक मुगल। और हड़प्पा सभ्यता नाम दिया इसको किसने? ये सर्वमान्य नाम है भैया। क्यों है? क्योंकि इतिहास में एक सिस्टम होता है कि जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है नामकरण उसी के आधार में किया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, तो नाम रख दिया इसका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है भैया, चलिए अब सुनिए, हड़प्पा सभ्यता थी क्या? मैं बताऊं आपको। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके आगे एक और बताया था आपने, सुशील क्या था? सुव्यवस्थित। हाँ, नगरीय। नगरीय में सुव्यवस्थित नगरीय थी, सुव्यवस्थित। ये एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। इसके निर्माता द्रविड़ थे। क्लियर है? ठीक है, इसके निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। इसमें ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। मात्र सत्तात्मक थे। ऊपर वाले सांड को पूजते थे, बैल या सांड। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। क्लियर है? अब सुनिए, ये लोग हथियारों से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हथियारों से परिचित थे? लोग ये हथियारों से परिचित नहीं थे। क्लियर है? एक और इनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो ये कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ये कहते थे ये पढ़े लिखे नहीं थे। हालांकि कुछ लिपि चिन्ह वगैरह मिले, ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हम अभी इनकी पढ़ाई को पढ़ नहीं पाए। इस सभ्यता का प्रमुख वर्ण वैश्य था। भैया वैश्य चाहिए कि वैश्य ऐसे होता है कि वैसे ऐसे होता है? एक शब्द है वैश्या, जो आपने पहले लिखा है ना, एक है वैश्या। कौन सा सही है? दोनों सही है, मेरे को दोनों सही है।
इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं भाई। हिंदी का है क्या आपके सिलेबस में नहीं है, और नहीं है तो भी आप हिंदुस्तान में तो हो, बिल्कुल है। सही ना। तो हमें हिंदी भी आनी चाहिए ना, थोड़ी थी। मैं आपको बता दूं, ये वैश्य है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। इसको तो बोला जाता है नगर वधु, नगर वधु। ठीक, समझ रहे होंगे आप। नाच गाना करती है, वैश्य बोलेंगे उनको, वो होती है वैश्य है। पढ़े लिखों की भाषा में इसको नगर वधु बोल देते हैं। गाली तो है ही, पर थोड़ा तरीका से कम सिस्टम से बोल देते हैं इसको। और ये आपका वैश्य है ना, ये होती है बड़े की पत्नी, बड़े की पत्नी। बड़े बोले तो बनिया, दुकानदार, जो व्यापारी लोग हैं ना, व्यापारी, पर वो वैश्य वर्ण होता है, ऐसा बताते हैं। वैदिक सभ्यता में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, बहुत अधिक थी, और पूरा समाज है ना 4 वर्णों में विभक्त था। और वो समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था, उसका निर्माण एक परम पुरुष से हुआ था। परम पुरुष से कैसे, देखो, जैसे ये जो इसका शेर है ना, यहां से उत्पत्ति हुई ब्राह्मण की। किसकी? ब्राह्मण की। इसकी भुजा, यहां से उत्पत्ति हुई क्षत्रिय की। इसकी जंगाओं से उत्पत्ति हुई वैश्य की। ध्यान रखना, बनिया वाले वैश्य पे 2 मात्राएं होती है, ऊपर 2 मात्राएं। क्लियर है? अब सुनिए। और इसके चरणों से उत्पत्ति हुई शूद्र की। ऐसा बताया जाता है कि ये चारों वर्ण मस्त थे, जरूरी थे, लेकिन ये जन्म पर आधारित नहीं थे, कर्म पर आधारित थे। एक विद्वान हुए शिशु अंग्रेज, कौन हुए? शिशु अंग्रेज। उनके अनुसार वो ऐसा कहते हैं कि मैं एक ऋषि हूं, मेरी माता अन्न पीसने वाली है, मेरा भाई राजा की सेना में एक सैनिक है, एक भाई मेरा व्यापार करता है। इस तरह मेरे परिवार में सभी वर्ण हुए। अगर घर में से, दूसरे शब्दों में ऐसे कहें, अगर घर में से एक बच्चा आर्मी में है तो वो क्षत्रिय की श्रेणी में आएगा। एक बच्चा शिक्षक है तो श्रेणी में आएगा किसकी में? ब्राह्मण, ब्राह्मण की श्रेणी में आएगा, शिक्षक है जो। एक बच्चा किसान है, खेती करता है, ठीक है, वो सॉरी किसान नहीं, किसान या किसी राजा के यहाँ पे कोई भी साफ सफाई का काम है, नौकर स्टाइल का नौकर है, तो शूद्र की श्रेणी में आएगा। और अगर उनमें से एक व्यक्ति दुकानदारी वगैरह करता है तो सामान तो व्यापार है। तो एक ही घर में 4 वर्ण हो सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज में तो ऐसा है, जो जाट के घर में जन्म ले लिया वो क्षत्रिय, राजपूत के घर में ले लिया क्षत्रिय, पंडित के घर में जन्म ले लिया ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण देवता है, चाहे वो कुछ भी करें, नहीं है ऐसे। ऐसे उसमें अगर किसी बनिया के घर में ले लिया, चाहे वो आर्मी में लगा हुआ है, वो कमांडर है, पर वो क्षत्रिय की श्रेणी में नहीं आएगा, जो उनके साथ सेठ जी हैं। आज के समय में उसमें अंतर था। इस टाइप से वर्ण व्यवस्था थी। क्लियर है भैया? अब सुनिए, प्रमुख वर्ण कौन सा था? वैश्य था प्रमुख वर्ण। क्लियर? इसके बाद में जो माप तोड़ के गुणज थे ना, वो सोने के गुणज थे। कैसे? जैसे 4 आना 8 आना चल गया, 4 आना 8 आना 12 आना, 4 के हिसाब से 16 तो हो गए, 16 की तो गुणज ये इस टाइप से चलता था पहले। जो पढ़ने लिखने की जो भाषा थी ना, जो लिखने का जो तरीका था ना, वो दाएं से बाएं, एक पंक्ति के लिए बाएं और बाएं से दाएं भी था। इसको ब्रेस्टोफेदन या गौमूत्री लिपि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ठीक है, दूसरे इस टाइप से लिखते थे, समझे ना? जैसे ऐसे कह सकते हैं इसको
वैसे भाव चित्रात्मक लिपि दी है, भाव चित्रात्मक लिपि। क्लियर है? अब सुनिए, ईंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ईंट बनी है ना, उनका आकार किस टाइप का था? 1:2:3। क्लियर है? सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। किस पे? समकोण पे। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ आपका एकमात्र शहर, प्राचीन शहर जयपुर है। क्लियर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह बसा हुआ है। जयपुर के वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। मैं लिखा हुआ विद्याधर भट्टाचार्य हैं। आज के समय बोले तो आर्किटेक्ट बोलते हैं इसको। मैंने बताया इसके विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? ये सड़कें है ना, सड़कों के किनारे पे नालियां होती थी और नालियों के किनारे पे रखे होते थे डस्टबिन। क्या रखे थे? डस्टबिन, जिनको गोखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता भैया? गोखंड डस्टबिन होते थे वो। सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसकी सड़कें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार, इनका ये कहें इनका घर का मुख्य द्वार सड़कों के दूसरी दिशा में, मेन रोड से पीछे की ओर खुलता था। बिल्कुल, लोथल में बाहर की ओर और वहां के गणपति जी। क्लियर है? अब सुनिए, मुख्य सड़क की दूसरी दिशा में खुलता था। ये लोग शवों को दफनाते थे भैया, दफनाते थे। क्लियर है? क्योंकि जो वहां से जो शव के अंतिम संस्कार के लिए जिस प्रकार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान ये तो है R37 और दूसरा है H आकृति का। किसका? H आकृति का। इस टाइप से कब्रिस्तान है। दो प्रकार के कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त होता था भैया। एक साइड में तो होता था दुर्गीला और दूसरे में होती थी बस्ती या नगर। क्लियर है? जो दुर्गीला था हमेशा पश्चिम दिशा में ही होता था। कई बार एग्जाम में आया है, कौन सी दिशा में होता था? पश्चिम दिशा में ही होता था। पश्चिम दिशा में ही होता था और पूर्व की तरफ होता था दुर्ग। और ध्यान रखना, कब्रिस्तान हमेशा दुर्ग और इसकी दक्षिण में हुआ करते थे। इधर कब्रिस्तान होते थे। कब्रिस्तान दोनों प्रकार के थे, सामूहिक भी, सामूहिक कब्रें भी मिली है, सामूहिक और एकल कब्रें भी मिली हैं। क्लियर है? सामूहिक कब्रें ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सामूहिक स्नानागार भी थे। क्या थे? स्नानागार। आज के समय पे हम ये कह सकते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, अच्छे शहरों में सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, शौचालय वगैरह होते हैं। इस टाइप से उस समय भी था। कब? आज से 4,500 साल पहले। क्लियर है? इसके अलावा में अन्नागार भी था, यानी जो आज के एफसीआई है ना, उसकी तरह भाई जहां पर अनाज भंडार उसको घरों में नहीं रखा जाता था। अन्नागार बोले तो अनाज के भंडार। 5 किलोमीटर की उसको एरिया में था ना ये। बता दूंगा मैं, आप थोड़ा सा डीप ज्यादा पढ़ जा रहे हैं, समझ रहे हो? मेरी बात को आप नहीं सर, आपने जो चीजें थे सर है ना, हमने ऐसे पढ़ाया जो है ना 5 किलोमीटर घेरे में पड़ा हुआ है। सुनो मेरा बात, ये जो स्थल है ना 1000 से ऊपर तो भारत में ही है। मैं आपको बताता हूँ जो 100% कॉमन बता रहा हूँ, जो कॉमन है
स्पेशली 6 स्थानों को मैं इतना डीपली कराऊंगा कि एक दिन में एक स्थान होगा, एक दिन में हड़प्पा ले तो हड़प्पा की होगी पूरी की पूरी, उसमें विशेषताएं बताई जाएंगी कि कहां पे क्या है कहां पे क्या नहीं। ये सब में कॉमन है, ये चलेगा सब में है ये, भाई डीपली थोड़ी करा रहे हैं, अभी तो बेसिक ही बता रहे हैं आपको। फिर पर्टिकुलर बताएंगे गिलहरी की चित्रकारी के वर्तमान कहां से प्राप्त हुए, ब्लेड बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ, ठीक है, चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, दोहरी खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। जैसे अभी आपने बताया दुर्ग जो है पश्चिम में जा रहे हैं, लेकिन समय लगाया था इसका मुख्य द्वार उत्तर की दिशा में। दुर्ग का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में, भाई साहब देखो मैं बताऊं आपको, दुर्ग का मुख्य द्वार उत्तर की दिशा में बिल्कुल गलत नहीं बताया, आप उसको